गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। वेलकम वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। हार्दिक अभिनंदन है वाईफाई स्टडी पर। कैसे हो बच्चों? राधे राधे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। बढ़िया हो आप लोग? प्रणाम प्रणाम। राज, राहुल, मंजीत, मया, बरखा, विकास, दुलारचंद, पिंकी, सोनी। देखते हैं बरखा और दुलारचंद कितने बच्चे आंसर सही देंगे। आज शानदार टेस्ट पेपर आप लोगों के लिए। अनीता, हम भी अच्छे हैं, आप अच्छे हो तो हम भी अच्छे हैं। राम, मीनू, कितना सिंह, विकास, सुमन, दीपक, पूजा, भोपाल, लूटी पूटी, पिंकी, संदीप, विकास, सूर्य, मोहन, कृष्णा। राधे राधे। गुड मॉर्निंग सबको, राम राम। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। यादवीर, रंजन, राकेश, प्रकाश, नीतीश, कप्तान, राठौड़, राम सिंह, गरिमा, आकाश, लूटी पुटी। नाम तगड़ा रखा तूने, लूटी पुटी। जयेश, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हार्दिक आभार सभी का मेरी ओर से है ना। सोनू, राहुल, मोहित, दुर्गेश, दिनेश। आज आपको आंसर देने हैं खोपड़े को खोल के, दिमाग को खोल के आंसर देने हैं सभी बच्चों को। देखता हूँ कितने बच्चों के आंसर आज करेक्ट होते हैं। इसमें आप अपने भाग्य को आजमाना है। अच्छे प्रश्न हैं, लेवल के क्वेश्चन हैं, और जो जीतेगा सो निहाल होगा। फिर बोलेंगे अपन सत श्री अकाल। बोलो जो जीतेगा सो निहाल, बोलो सत श्री अकाल। गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग, राम राम। राजेंद्र शर्मा जी की ओर से सभी को प्रणाम, सबको राम राम। मेरा नाम ले लो, कुलदीप जी। सबका नाम ही ले लेता हूँ एक बार में। कुलदीप भाई, जितेंद्र, रतन, निशा, कृष्णा, सेवाराम, मोहित, प्रंक, राज, नाजिया, चीकू चीकू। आज मेरे दोस्त का जन्मदिन है। बहुत बढ़िया, तेरे दोस्त का जन्मदिन है। विकास, आज मेरे दोस्त हेमंत चंद गुजर का जन्मदिन है, तो बधाई हो आपको उसको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरा भी नाम ले लो कुलदीप, तेरा नाम ले लिया भाई। अब एक बार शेयर करके 300 का आंकड़ा पहुंचाओ, फिर क्लास चालू करते हैं अपन। शेयर कर दो सभी लोग, सबका नाम ले दिया। अब एक बार दबा के शेयर कर दो, सब अपने अपने ग्रुप में डाल दो। एस राठौड़ शेयर कर दे। पूजा शर्मा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जब जो शेयर करेगा उसी का नाम लिया जाएगा। आंकड़ा 300 पार जाना चाहिए, फिर क्लास स्टार्ट। 300 आंकड़ा पार करके क्लास स्टार्ट आप लोगों की। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। प्रशांत स्वामी, टेक्निकल, सोनू, प्रदीप वर्मा, अंकित शर्मा, योगेश। शेयर करो एक बार सब बच्चे। अरे शेयर कर दो रे देवताओं। फिर अपन धमाका करेंगे, धमाका। नाजिया रहमत, नाजिया रहमत, आंकड़ा पहुंचाओ 300। सर बाप का बहुत क्लास होता है, क्या बोल रहा है रे। शेयर कर दिए सर। अभी कोई प्रेम कहानी हो ना तो उसको सब शेयर कर देंगे, लेकिन पढ़ाई की चीज़ों को कोई शेयर नहीं करेगा। चलो आते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बहुत शानदार प्रश्न है, सभी बच्चों को आंसर करना है।
पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सभी बच्चों को आंसर करना है, बढ़िया आंसर देना है, गलत आंसर का कोई मोल नहीं होगा। पहला सवाल आपके सामने, गुड मॉर्निंग, सवाल दिखा होगा आपको। देवताओं देवियों, पहला सवाल आराम से पढ़ना है और फिर आंसर देना है। भारत के उपबंध पुराचुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका है। यानी कि प्रश्न ये कह रहा है कि भारत के उपबंध पुराचुंबकीय परमाणु से ये संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड किधर की ओर किसका है, उत्तर की ओर किसका है, दक्षिण की ओर किसका है, पूर्व की ओर किसका है, पश्चिम की ओर किसका है। सही जवाब दो। राहुल दीक्षित, माफी चाहता हूं इंग्लिश के लिए, तो मेरे भाई बागड़ा को छोड़ो, मैं भी बागड़ा ही हूं रे भाई। सही जवाब के लिए मिलेंगे, बहुत बढ़िया, सही जवाब है ए। इसका सही जवाब है ए, उत्तर की ओर। प्रकाश, अजय, अभिराम, मनीष, अजीत, शहीद, सही आंसर दुर्गा, दुर्गेश, इन बच्चों का दुलार चंद, इन बच्चों का सही जवाब है। जिनने सही जवाब दिया है उनका मैं नाम बोल रहा हूं। बिल्कुल सही है, राज आंसर दे, श्याम, नवल, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ए, बिल्कुल सही जवाब है इसका ए। प्राचीन काल में भारतीय पुराचुंबकीय परमाणु से ये संकेत मिलता है कि भारतीय भूभाग उत्तर की ओर किसका है। भारतीय जो भूभाग है, ये आपका जो भारतीय भूभाग है, ये किधर की ओर किसका है, ये भारत की भूमि, इसका किसकाव किधर हुआ है मेरे बच्चों, इसका किसकाव हुआ है उत्तर दिशा की ओर, याद रखना है। अगला सवाल, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे हम कहते हैं, जिसे हम कहते हैं जुरेसिक भूखंड, आर्यावर्त भूखंड, इंडियाना भूखंड, गोंडवाना लैंड भूखंड। जो सही जवाब देगा नाम लिया जाएगा। मनीष कुमार, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं, मनीष कुमार, प्रदीप कुमार, अंकित, लक्ष्मी प्रजापति, शिखा, सीसी, मिक्की, गोपाल, दिनेश, मुकेश, दुलार चंद, लक्ष्मी, बागड़ा को छोड़ो, विमल, एस राठौड़, मदन जाट, म्यूजिक सॉन्ग, न्यू सॉन्ग फैक्ट्री, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मुकेश कुमार बिल्कुल सही, मदन जाट, सही आंसर होगा गोंडवाना लैंड, सही आंसर क्या होगा, गोंडवाना लैंड होगा। इसका करेक्ट आंसर है गोंडवाना लैंड, इसका करेक्ट आंसर है गोंडवाना लैंड। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे हम किस नाम से जानते थे, गोंडवाना लैंड के नाम से जानते हैं। तो भारतीय एक विशाल भूखंड किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है, आपको याद रखना है। गोंडवाना लैंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है, गोंडवाना लैंड, वेरी गुड। प्रमोद, बहुत बढ़िया। ये सी आंसर देने वाले क्या कर रहे हो आप लोग, आराम से पढ़ पढ़ के आंसर देना है। अगला सवाल, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। ये ग्राम सेवक में प्रश्न पूछ लिया, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है, 4 में, 6 में, 7 में, 8 में। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है, 4 में, 6 में, 7 में, 8 में। देखते हैं कितने % बच्चे आंसर देते हैं। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है, भारत कितने प्रदेशों में विभाजित है। अब आंसर देखो, शिवराज,
पूर्णिमा, अनीता, मनीष, मिट्टू, म्यूजिक, रवि, मनीषा, अशोक, लक्ष्मी, आशु, अनिल, नरुका। भारत 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। अरे भाई 4 में है, कैसे 8? कोई 8 दे रहा है, कोई 6 दे रहा है। भारत को प्राकृतिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। प्राकृतिक का मतलब है यहाँ पे भौतिक दृष्टि से। प्राकृतिक का मतलब क्या है यहाँ पे? भौतिक दृष्टि से। प्राकृतिक का मतलब क्या होता है? भौतिक दृष्टि से। और यदि आपसे पूछे बनावट की दृष्टि से कितने भागों में बांटा है? बनावट या रचना, रचना या संरचना, या आपको दे दे संरचना, तो फिर आंसर आएगा 6। फिर आंसर क्या आएगा? 6 आंसर आएगा। देख लो आप। अरे भाइयों क्या कर रहे हो आप लोग? बच्चा लोग ऐसे क्यों कर रहे हो रे दिल के टुकड़ों? समझ में है ना? गलत हो गया तो शोरी बोल दिया करो फटाक से कि सर गलती हो गई, शोरी। अगर सवाल गलत हो जाता है तो शोरी बोल दिया करो, शोरी बोल दिया करो। गलत हो गया तो कोई बात नहीं है। याद रखना है, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? 4 में। भारत कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित है? 4 में। भारत बनावट या रचना या संरचना की दृष्टि से कितने भागों में विभाजित है? तो याद रखना है कोमल वर्मा। फिर आंसर आएगा 7 में। तो 4 कौन कौन से हैं इसके? एक तो हिमालय, याद रखना ये भी पूछ लेता है। हिमालय है, प्रायद्वीपीय फटार है। जिन बच्चों को नहीं पता वो भी याद रख लेना, प्रायद्वीपीय फटार है। गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है। गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है। गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है। जल्दी जल्दी नाम बताओ। तटीय व द्वीप समूह है। ये 4 पार्ट है। द्वीप समूह है। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर। इधर क्या करना है 6 में? 1 नंबर ऐसे कैसे, 2 नंबर ऐसे कैसे, 3 नंबर ऐसे कैसे, 4 नंबर में आ जाएंगे तटीय मैदान, इनको अलग कर देंगे। 5 नंबर में आ जाएंगे द्वीप समूह। द्वीप समूह 5 नंबर में क्या आ जाएंगे? द्वीप समूह। और 6 नंबर में आ जाएगा मरुस्थल। 6 नंबर में क्या आ जाएगा? मरुस्थल। अगला सवाल, शेयर करते जाओ सब बच्चे, एक बार शेयर भी करते जाओ। अरे शेयर भी करते जाओ मेरे चांदों। चांदों के अलावा चांदनियां भी शेयर करेंगी। मनीष, मीना, रणवीर। अब देखो अगला सवाल, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं, जहाँ पे पानी बहुत गहराई में मिलता है? भाबर क्षेत्र में, तराई क्षेत्र में, शिवालिक पहाड़ियों में, उपयुक्त में से कहीं नहीं। आंसर बताना है सही। लक्ष्मी निवास गलत, सपना गलत, पियारो गलत, सुमन मीना अजमेर गलत, पूर्णिमा सिंह राइट, बाबू गलत। पूर्णिमा ने सही आंसर दिया इसका सबसे पहले। बागड़ा का छोरा तू गयो कामसू, बागड़ा का छोरा तेरो आंसर गलत है। पाताल तोड़ कुएं है ना, उत्तराखंड में भाबर में पाए जाते हैं, तराई में नहीं पाए जाते हैं। याद रखना है। अरे तराई में तो वैसे ही भूमि आर्द्र होती है। तराई में तो वैसे ही भूमि आर्द्र होती है। वैसे ही भूमि क्या होती है? आर्द्र होती है। आर्द्र का मतलब यहाँ तो वैसे ही दलदली होती है। तराई के मैदानों में तो वैसे ही दलदल होती है। तो कहाँ पाए जाते हैं? भाबर में पाए जाते हैं। याद रखना है। पाताल तोड़ कुएं कहाँ पाए जाते हैं? भाबर में। डी नहीं होगा, भाबर में पाए जाते हैं। सही आंसर होगा इसका ए। क्या आंसर होगा? ए आंसर होगा। याद रखना है। शुभम चौहान राम राम। राकेश सैन वेरी गुड। ए आंसर होगा। अगर आपसे पूछे कि उत्तराखंड में पाताल तोड़ कुएं कहाँ पाए जाते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए भाबर के मैदानों में पाए जाते हैं। अगला सवाल बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला सवाल आपके सामने है, बहुत अच्छा प्रश्न है।
शौरी सर गलत हो गया। एस एस राठौड़ कोई बात नहीं, कोशिश करो, वापस से सही होगा, वापस से सही होगा। अगला सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगला सवाल आपका स्क्रीन पे बहुत अच्छा प्रश्न है, मजे का प्रश्न है। सुमन बागड़ा का छोरा, अब देखो, यदि हिमालय पर्वत श्रेणी भारत में नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या पड़ता। अरे जो वर्तमान में हमारे भारत में हिमालय पर्वत है ना, अगर ये हिमालय पर्वत नहीं होता मेरे मित्रों, तो हमारे भारत में क्या प्रभाव देखने को मिलता। देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरें सीधी भारत में प्रवेश करती और हमको ठंड का अनुभव कराती। गंगा सिंधु मैदान इतना फैला हुआ नहीं होता और जलोढ़ मृदा से वंचित रह जाता। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। केवल एक सही है, केवल 1 और 3 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 3 सही हैं। दुलारचंद नरुका शशि कहाँ सो रहे हो? आंसर दो मेरे बाबू, आंसर दो। वेरी गुड, वेरी गुड। अभिनव, राजेश, दीपक, गोवर्धन, अनीता, राहुल, मुकेश, दुलारचंद, आशीष, प्रगति, बागड़ा को छोड़ो, नवीन, राहुल, गोवर्धन, सुमन, कंचन कुमारी, मुकेश कुमार सिंह, वेरी गुड। एस एस राठौड़, तपीश, सही आंसर है, सारे सही हैं, सारे सही हैं। देखो, हिमालय पर्वतमाला, ये हिमालय पर्वतमाला है, ये हिमालय पर्वतमाला है, ये साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है। पहली बात तो साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है, याद रखना है क्या है, साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को क्या करता है, रोकता है। दूसरी बात क्या होगा, दूसरी बात क्या है मेरे बच्चों, हिमालय से सदा नीरा नदियां निकलती हैं। गंगा सिंधु सदा नीरा नदियां निकलती हैं, याद रखना है, सदा नीरा नदियां निकलती हैं। और सदा नीरा नदियों से कौन सी मृदा बनती है, जलोढ़ मृदा बनती है जो उपजाऊ होती है। सदा नीरा नदियों से कौन सी मृदा है, जलोढ़ मृदा जो उपजाऊ होती है। तो ये भी होता। मानसून का प्रतिरूप, क्योंकि हिमालय मानसून के दक्षिणी पश्चिमी मानसून के मार्ग में अवरोध करता है, जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है उसके मार्ग में ये अवरोध करता है। तो तीनों बात सही है। अगर हमारे हिमालय नहीं होता तो हम ठंड में सिकुड़ रहे होते, ठीक है ना। राजेश गुजर अलवर, वेरी गुड। गुरुजी मैंने कई दुश्मनी दे रहा है जिसका नाम को मैंने उत्तर लगाया, तो सर मैंने क्या दुश्मनी ले रहा है, जो मेरा नाम मिले तो आपका। राजेश गुजर अलवर, राजेश गुजर अलवर। अगला सवाल, भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। अब मनन करना है, क्या क्या मनन करेंगे। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय का पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। कश्मीर घाटी की रचना एक अग्रवर्ती भ्रंश से हुई है। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति से हुई है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रवर्ती भ्रंश से हुई है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशियाई तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। अब आपको देखना है कौन सा सही है। 1 2 3, 1 3 4, 1 3, 1 2 4, सही आंसर देना है। किशन शर्मा, वेरी गुड। किशन शर्मा, वेरी गुड। राम साहिब भदौरिया, ये आंसर नहीं होगा, जिनने ए दिया है उनका आंसर गलत। सुजात सीमार, डी बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है डी, बिल्कुल इसका सही आंसर होगा डी।
इसका सही आंसर होगा डी। अरे भाई, संरचना की दृष्टि से मेघालय का फटार जो है ना, वो दक्कन फटार का ही भाग है, यानी कि प्रायद्वीपीय फटार का ही भाग है। और कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति से हुई है, यानी कि घाटी के अंदर घाटी। इसका मतलब क्या होता है? घाटी के अंदर घाटी, घाटी के अंदर घाटी, घाटी के अंदर घाटी, याद रखना है, ठीक है। और गंगा मैदान की रचना एक अग्रवर्ती वृंश से हुई है, गलत। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट और चीनी प्लेट के अभिसरण से हुई है, बिल्कुल सही। अगला सवाल आपका है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आपको असत्य चुनना है, असत्य चुनना है। कौन सा कथन असत्य है? प्रश्न दिख गया होगा। राजेश गुजर अलवर पटवारी के लिए ही है। पूर्णिमा सिंह, हिमालय की उत्पत्ति प्लेटों के अभिसरण गति से हुई है, 33 सागर से कोबर मानता है, जो ऑथेंटिक नहीं है। अब देखो अगला सवाल, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है, भारत का सबसे प्राचीन भाग है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन पर्वतों को प्रदर्शित करता है। भारत के पश्चिम समुद्री तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले के विशाल भंडार मिलते हैं, विशाल भंडार मिलते हैं। तो इनमें से अब देखना है कौन सा असत्य है। को ये इसमें है ना, यही आंसर एक, ये हटेगा भाई, एक नहीं है इसमें, ये केवल 3 है, 1 2 3, 1 3 4, ये केवल 3, और यहाँ पे है उपरोक्त सभी। अब आंसर करना है, क्या आंसर होगा? सी, वेरी गुड, करेक्ट आंसर है इसका सी। यही गलत है। भारत के पश्चिम समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव क्रिया से हुआ है, गलत। ये नदियों की जमाव क्रिया से भारत के पूर्वी तटीय मैदान का निर्माण हुआ है, पूर्वी तटीय मैदान का निर्माण हुआ है, पूर्वी तटीय मैदान का निर्माण हुआ है। भारत के पश्चिम तटीय मैदान का निर्माण किससे हुआ है? भ्रंश कगार से हुआ है। किससे निर्माण हुआ है इसका? भ्रंश कगार से निर्माण हुआ है। बाकी सारे सही हैं, बाकी सारे प्रश्न क्या है? सही है, याद रखना है, बाकी सारे प्रश्न सही है, आंसर सी होगा। समझ में है ना? भारत का सबसे प्राचीन भाग, अगर प्लेटू की बात करें तो प्रायद्वीप है, और पर्वतों की बात करें तो अरावली है, याद रखना है। हिमालय विश्व का नवीन वलित मोड़दार पर्वत है, बिल्कुल सही है। गोंडवाना शिलाओं में कोयले के बृहत भंडार हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन भारत का पूर्वी तट, भारत का जो पूर्वी तट है आपका, याद रखना है, भारत का जो पूर्वी तट है उसका निर्माण है ना भ्रंश कगार से हुआ है, तटीय मैदानों से नहीं हुआ है, याद रखना है। अगला सवाल, अगला सवाल, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। दक्कन ट्रैप, पश्चिमी घाट, अरावली, नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप कौन से काल में क्या बना हुआ है? कौन से काल में क्या बना हुआ है मेरे बच्चों? अब अपन को सुमेलित करना है। देखो आंसर दो, दक्कन ट्रैप कब बना, पश्चिमी घाट कब बना, अरावली कब बनी, नर्मदा ताप्ती जलोढ़ मैदान कब बना? उत्तर न्यूतन काल, प्री कैम्ब्रियन काल, क्रिटेशियस काल, अत्यंत न्यूतन काल। बताओ, दिख नहीं रहा? पिक हटाओ, हाइड कर दी, ये लो पिक हाइड कर दी है, पिक हटा दी गई है, अभी हटेगी लेकिन। सर ऑप्शन नहीं दिख रहा, ऑप्शन नहीं दिख रहा क्या? अब पिक हटा दी है, पिक हट जाएगी अभी, पिक हटा दी यार, हट गई पिक। अब देखो, हटा दी, देखो याद रखना है। दक्कन ट्रैप,
दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ क्रिटेशियस काल में। क्रिटेशियस काल में याद रखना है, दक्कन ट्रैप का निर्माण कब हुआ है? क्रिटेशियस काल में। और दूसरा याद रखना है, जो पश्चिमी घाट है ये अति न्यूतन उत्तर न्यूतन काल, उत्तर न्यूतन काल, अरावली प्री कैम्ब्रियन काल, अरावली प्री कैम्ब्रियन काल, और नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप अत्यंत न्यूतन काल, अत्यंत न्यूतन काल याद रखना है। तो आंसर क्या आएगा? अब सुमेलित करो, अब सुमेलित करो, क्या आंसर आएगा? सी कहां से आ रहा है? अरे बी आएगा ना, अब तो बी आंसर आ जाएगा। देखो सी कहां से आ रहा है? दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है क्रिटेशियस काल में, ज्वालामुखी से। क्रिटेशियस काल में पहली बार ज्वालामुखी विस्फोट देखने को मिला है, तो ज्वालामुखी से, समझ में है ना। और पश्चिमी घाट का निर्माण हुआ है उत्तर न्यूतन काल में, अरावली का निर्माण हुआ है प्री कैम्ब्रियन काल में, याद रखना है। नर्मदा ताप्ती का निर्माण हुआ है अत्यंत न्यूतन काल में। तो आंसर बी आएगा। अब आंसर बी आएगा, आंसर क्या आएगा? बी आएगा। अगला सवाल, अगला सवाल आपके सामने फिर है। शेयर भी कर दिया करो मेरे बाबुओं। मंडे से करंट अफेयर्स की क्लास, राजस्थान करंट अफेयर्स सुबह 8 बजे, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की क्लास शाम को 7 बजे। केरल का कुट्टानाड प्रसिद्ध है, केरल का कुट्टानाड प्रसिद्ध है, केरल का कुट्टानाड प्रसिद्ध है, केरल का कुट्टानाड याद रखना है। मीठे पानी की झील के लिए भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र, एक प्रवाल द्वीप के लिए, भारत के सबसे पश्चिम स्थित बिंदु के लिए। बताओ केरल का कुट्टानाड किसके लिए प्रसिद्ध है? ये न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र। केरल का कुट्टानाड न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र होगा, केरल का कुट्टानाड न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र याद रखना है। किसके लिए प्रसिद्ध है ये? न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र के लिए, ध्यान रखना है आपको। न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र। इसके अलावा यहाँ पे क्या भी पाए जाते हैं? प्रवाल पाए जाते हैं। यहाँ क्या भी पाए जाते हैं? प्रवाल पाए जाते हैं। प्रवाल भी प्राप्त होते हैं, प्रवाल भी क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। लेकिन इसका सही आंसर है ये भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है कुट्टानाड। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? कौन सा मरुस्थल है? मरुस्थल का मतलब यहाँ पे क्या होगा? अनुपजाऊ क्षेत्र, अनुपजाऊ क्षेत्र। मरुस्थल का मतलब डेजर्ट मत समझ जाना, अनुपजाऊ क्षेत्र है। निम्न में से कौन सा मरुस्थल है? अनुपजाऊ क्षेत्र बताना है। बताओ निम्न में से कौन सा अनुपजाऊ क्षेत्र है? बी एंड सी बाबू बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा मरुस्थल क्षेत्र है? अनुपजाऊ। यहां पे मरुस्थल का मतलब क्या है? अनुपजाऊ से है। देखो सिंधु मैदान उपजाऊ क्षेत्र है, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान उपजाऊ क्षेत्र है, मध्य भारत का क्षेत्र उपजाऊ क्षेत्र है, असम का क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है। असम का क्षेत्र कैसा क्षेत्र है? पहाड़ी क्षेत्र है। असम का क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है और इसीलिए ये अनुपजाऊ है। और जो अनुपजाऊ होता है उसे ही अपन क्या बोल देते हैं? मरुस्थल बोल देते हैं। अरे एक कैसे होगा मेरे बच्चों? अरे तुम हो गए बावड़े। सही आंसर होगा सी। अरे गंगा ब्रह्मपुत्र सिंधु नदी का मैदान तो उपजाऊ मैदान होता है मेरे बच्चों। मरुस्थल का मतलब होता है अनुपजाऊ क्षेत्र। और जहां पर याद रखना है मेरे दोस्तों, जहां पर अनुपजाऊ क्षेत्र होगा, असम का भाग पहाड़ी भाग है, पहाड़ी भाग होने के कारण ये अनुपजाऊ क्षेत्र है, ये आपको ध्यान रखना है। अरे पहाड़ी भाग होने के कारण अनुपजाऊ है, यहाँ तो उपजाऊ है यार, नदियों के द्वारा निर्मित मैदान तो उपजाऊ होते हैं, भारत का मध्य भाग भी उपजाऊ है, याद रखना है। क्या कर रहे हो आप लोग?
अगला सवाल, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। दिख गया अगला सवाल। अगला सवाल, जय हिंद। सवाल देखो, हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहनी होती हैं। सतत वाहनी का मतलब होता है सदा बहने वाली, सदा बहने वाली। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। सही आंसर क्या है? हिमालय से बहने वाली नदियां सतत वाहनी हैं, निरंतर बहने वाली हैं। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। अब बताओ, ए और आर दोनों सही है, सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है, सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। बताओ। वेरी गुड, सही आंसर होगा बी। करेक्ट आंसर बी होगा। हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहनी है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। बी आंसर। अगला सवाल फिर आपके सामने आ गया है। अगला सवाल फिर आपके सामने है। अगला सवाल, अगला सवाल है, हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहनी हैं। हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है। अब आपको आंसर देना है। देखो ऑप्शन चेंज हो गया है यहाँ पे। अब आंसर देना है। ऑप्शन चेंज हो गया। हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहनी है। हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है। ए गलत, आर सही। ए और आर दोनों सही है। आर ए की पुष्टि करता है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की पुष्टि नहीं करता है। ए सही, आर गलत। तो क्या आंसर आएगा? ए और आर दोनों सही है, पुष्टि करता है। ए और आर दोनों सही है, पुष्टि करता है। सही आंसर होगा बी। सही आंसर होगा बी, क्योंकि हिमालय से निकलने वाली नदियों का उद्गम स्रोत क्या है? हिमानियां हैं। याद रखना है, हिमालय से निकलने वाली नदियों का उद्गम स्रोत क्या होगा? हिमानियां हैं। याद रखना है। क्लियर है ना? बागड़ा का छोरा। अरे पॉलिटिक करवा तो दी कमलेश जी। और कल मंडे से 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होगी, वो भी लिया करो। राजस्थान करंट अफेयर्स मजे के साथ में डेली अनअकैडमी पे फ्री क्लास है। मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर लेना जिनको राजस्थान करंट अफेयर्स पढ़ना है। अगला, हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से सबसे प्राचीन श्रेणी कौन सी है? बताओ, हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी कौन सी है? शिवालिक है, निम्न हिमालय है, वृहद हिमालय है और धौलाधार श्रेणी है। हिमालय की सबसे पुरानी श्रेणी कौन सी है? हिमालय की सबसे पुरानी श्रेणी कौन सी है? अरे शिवालिक तो नवीन है, काजल तोमर। शिवालिक की, वेरी गुड। पूजा प्रकाश, बिल्कुल सही आंसर है वृहद हिमालय। वृहद हिमालय हिमालय की सबसे पुरानी श्रेणी है। वृहद हिमालय हिमालय की सबसे पुरानी श्रेणी है। याद रखना है, वृहद हिमालय हिमालय की सबसे पुरानी श्रेणी है। याद रखना है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। अगला सवाल आपका है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है इयोजोइक में, पैलियोजोइक में, मेसोजोइक में, सेनोजोइक में। याद रखना है। कोमल कुमारी, करंट अफेयर्स की क्लास 8 बजे अनअकैडमी पे फ्री स्पेशल क्लास है। शाम को 7 बजे फ्री स्पेशल क्लास है।
करंट अफेयर्स की क्लास लिया करो सब बच्चे। राजस्थान पुलिस पटवार की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत सुनहरा अवसर है। अनअकैडमी पे मंडे को सुबह 8 बजे राजस्थान का करंट अफेयर्स, शाम को 7 PM नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। तो क्लास लेना सब बच्चे। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है सैनोजोइक में, याद रखना है। हिमालय पर्वत के भागों का, यानी कि हिमालय का अधिकांश निर्माण इसी में हुआ है। हिमालय का अधिकांश निर्माण इसी काल में हुआ है, अधिकांश निर्माण। तो याद रखना है शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ है? सैनोजोइक में। डी आएगा, मेसोजोइक में नहीं आएगा रे, सैनोजोइक आएगा। अरे तुम गलत गलत आंसर क्यों देते हो? सैनोजोइक आएगा, सैनोजोइक, सैनोजोइक आएगा मेरे बच्चा लोगों, सैनोजोइक। तुम गलत गलत आंसर क्यों देते हो? चलें आगे। डी आंसर आएगा, डी आंसर। अगला सवाल याद रखना है, हिमालय का अधिकांश भाग है ना सैनोजोइक में बना हुआ है। अगला सवाल क्या कह रहा है? आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्न को देखेंगे। हिमालय की यात्रा करते समय आपको क्या क्या मिलेंगे? हिमालय की यात्रा करते समय आपको पहले क्या मिलेंगे? हिमालय की यात्रा करते समय सबसे पहले आपको क्या मिलेंगे? ये लो, अब ये डायग्राम को जिसने दिमाग में बिठा लिया ना, उसका आंसर सही होगा, उसका उत्तर सही होगा। इसको टीप के आंसर दो। अब इसको टीप के आंसर दे दो, इसको टीप कर आंसर दे दो। क्या मिलेंगे सबसे पहले? बिल्कुल सही है, सबसे पहले मिलेंगे गड्ढे। सबसे पहले गहरे गड्ढ मिलेंगे, गहरे गड्ढ, गहरे गड्ढ मिलेंगे, गड्ढे। फिर यू आकार, फिर श्रेणियाँ, फिर श्रेणियाँ, और फिर मिलेगा ढाल। फिर क्या मिलेंगे? ढाल मिलेंगे। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका सभी। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में सबसे नवीन कौन सी है? सबसे नवीन श्रेणी कौन सी है? उत्पत्ति की दृष्टि से सबसे नवीन श्रेणी कौन सी है? अजंता है, पालकोंडा है, कैमूर है, पटकोई बूम है। बोलो कौन सी है? उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम श्रेणी कौन सी है? अजंता, पालकोंडा, कैमूर, पटकोई श्रेणी। वेरी गुड। प्रदीप वर्मा क्या बोल रहा है? सर चलाकर देखा पड़ेगा, चलकर देखा पड़ेगा। पटकोई श्रेणी याद रखना है, पटकोई श्रेणी याद रखना है। इनमें सबसे नवीन श्रेणी कौन सी है? पटकोई श्रेणी सबसे नवीन श्रेणी है, याद रखना है। सबसे नवीन श्रेणी कौन सी है? पटकोई श्रेणी। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी सबसे नवीनतम श्रेणी है? तो जवाब होगा पटकोई श्रेणी। कौन सी श्रेणी है? पटकोई श्रेणी है। अगला सवाल आपका है, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी कहाँ पाई जाती है? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी कहाँ पाई जाती है? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी कहाँ पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, उत्तराखंड में। जवाब दो। कोई भी बच्चा अनअकैडमी पे प्लस कोर्स अगर ज्वाइन करता है, पुलिस पटवार की टेस्ट सीरीज RS के लिए कोई भी प्लस कोर्स ज्वाइन करो तो मेरा रेफरल कोड लगाना राजेंद्र 10। यहाँ पे मैं 2100 प्रश्न इंडिया लेवल के करवाऊंगा। इंडिया लेवल के 2100 क्वेश्चन, इंडिया लेवल के 2100 क्वेश्चन करवाए जाएंगे, जिसमें हिस्ट्री होगी, पॉलिटिकल होगा, ज्योग्राफी होगा, करंट अफेयर्स होगा। समझ में है ना?
हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, कुछ यानी कि इकोनॉमी, ये करवाऊंगा 2100 प्रश्न। सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर। सही आंसर क्या होगा? जम्मू कश्मीर। याद रखना है, सही आंसर क्या होगा? जम्मू कश्मीर होगा। इसका सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, वेरी गुड, जम्मू कश्मीर। अगला सवाल, निम्न में से कौन अक्साई चीन का भाग है? कौन अक्साई चीन का भाग है? निम्न में से कौन अक्साई चीन का भाग है? तो अक्साई चीन कहाँ पड़ता है? ये बनाया भारत। ये लो, ये वाला पार्ट आपका अक्साई चीन का पार्ट है। ये वाला, ये अक्साई चीन का पार्ट है। तो अक्साई चीन में क्या स्थित है? काराकोरम श्रेणी है, शिवालिक श्रेणी है, कश्मीर घाटी है, लद्दाख फटार है। अरे अनअकैडमी पे पटवार और पुलिस की टेस्ट सीरीज इंडिया लेवल के जीके शुरू कर रहा हूँ। आप 3 महीने का प्लस कोर्स ज्वाइन कर लो। रेफरल कोड राजेंद्र 10 लगाना। वो 2100 प्रश्नों की सुपर सीरीज मेरे द्वारा लाई जा रही है। तो जिन विद्यार्थियों को करना है अनअकैडमी पे तो वो ज्वाइन कर सकते हो। करंट की क्लास वगैरह सब क्लास, और अनअकैडमी पे है ना सुबह 8 बजे, कल से मंडे से करंट की क्लास भी लेनी है। लद्दाख फटार, याद रखना है, सही आंसर क्या है? लद्दाख फटार। अक्साई चीन का पार्ट यहाँ पे लद्दाख प्लेटू है। लद्दाख प्लेटू, लद्दाख फटार, याद रखना है, ये अक्साई चीन का पार्ट है। लद्दाख प्लेटू किसका पार्ट है? अक्साई चीन का भाग है। याद रखना है आपको। समझ में आया ना? अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? निम्न में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? निम्न में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय है, अरावली है, विंध्यन है, सतपुड़ा है। महेश मैरवा, टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे अपन 1 तारीख से, पक्का 1 तारीख से शुरू कर रहा हूं। तो जिन विद्यार्थियों को ज्वाइन करना है रेफरल कोड राजेंद्र 10 लगाना है। जो विद्यार्थी आरएस की तैयारी करते हैं उनको 2 साल का आरपीएससी में सब्सक्रिप्शन लेना है। मेरे नाम से, मेरे रेफरल कोड से फीस में 10% की छूट मिलेगी। ये आप लोगों के लिए रक्षाबंधन की गिफ्ट है। तो मात्र फीस कितनी लगेगी? 7560 रुपये। रक्षाबंधन के बाद में आपकी फीस बढ़ जाएगी, फिर आरपीएससी के सेक्शन में, फिर बैठे बैठे आराम से बाढ़ करना। आंसर आएगा अरावली। बिल्कुल सही जवाब है अरावली पर्वतमाला। बिल्कुल सही जवाब है अरावली पर्वतमाला। तो निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली पर्वतमाला। अगला सवाल, अगला सवाल फिर देखना, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? फिर आ गया प्रश्न, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? मैं वो प्रश्न व्याख्या के साथ में कराऊंगा। जिन बच्चों को अगर वो कोर्स लेना है तो वो आप ले सकते हो, वो कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो। तो भारत की सबसे प्राचीन श्रेणी कौन सी है? अरावली। वेरी गुड, अरावली बिल्कुल सही आंसर है इसका भी, अरावली। इसका भी आंसर क्या आएगा? अरावली। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? एक बार सभी बच्चे बताओ, रेफरल कोड अगर अनअकैडमी पे प्लस कोर्स ज्वाइन करोगे तो कौन सा लगाओगे? सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। टाइप करके देखता हूँ, नाम बोलूँगा कौन कौन बच्चे आंसर दे रहे हैं। क्या रेफरल कोड लगाओगे? निम्न में से कौन सा सही नहीं है? पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई वाला है। पश्चिमी घाट में अन्नाईमुदी सबसे ऊंची चोटी है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी घाटियां पुरानी रिफ्ट घाटी मानी जाती हैं। राजेंद्र 10, कप्तान सिंह, राजेंद्र 10, सुरेश वेरी गुड, राकेश, राजकुमारी जांगीड़,
जग्गू, प्रमोद, बिट्टू, राज, स्वीटी, प्रियंका, निशा, वेरी गुड मेरे दिल के टुकड़ों, चीकू, वाटिका, राकेश, सपना, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत इसी प्यार के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसका सही आंसर क्या होगा? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो याद रखना है, सही नहीं है, ए सही नहीं है। पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र की अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। तो याद रखना, पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई वाला नहीं है, उत्तरी क्षेत्र में नहीं है। 16 डिग्री अक्षांश रेखा ये दो भागों में बांटती है। 16 डिग्री अक्षांश रेखा दो है, यहाँ पे कालसुबाई, यहाँ पे महाबलेश्वर, यहाँ पे कुद्रेमुख, यहाँ पे पुष्पगिरी। तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कुद्रेमुख है। तो पश्चिमी घाट उत्तर की अपेक्षा दक्षिण में अधिक चौड़ा है। पश्चिमी घाट उत्तर की अपेक्षा दक्षिण में अधिक चौड़ा है। मैंने बताया था, पढ़ाया था जब ये बताया था 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा ये सादरी पर्वतमाला को दो भागों में बांटती है। सादरी के उत्तर में कालसुबाई चोटी है, महाबलेश्वर है, नीचे कुद्रेमुख है और पुष्पगिरी है। कुद्रेमुख सादरी की सबसे ऊंची चोटी है। तो कुद्रेमुख सादरी की सबसे ऊंची चोटी दक्षिणी भाग में स्थित है, दक्षिणी भाग में स्थित है। इसलिए सादरी पर्वतमाला या पश्चिमी घाट उत्तर की अपेक्षा दक्षिणी भाग में अधिक ऊंचा है। क्लियर है? क्लियर है क्या? अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? गडजात पहाड़ियाँ उड़ीसा में हैं, मांडवी पहाड़ी महाराष्ट्र में है, नल्लामलाई पहाड़ी आंध्र प्रदेश में है, सेवराई की पहाड़ी तमिलनाडु में है। बताओ कौन सा सही होगा? इब्राहिम खान जी क्या हाल है? आ गए। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? अरे मांडवी पहाड़ी महाराष्ट्र में नहीं है, मांडवी की पहाड़ी गुजरात में है। मांडवी की पहाड़ी कहाँ पे है? गुजरात में है। मांडवी की पहाड़ी कहाँ पे है? गुजरात में। याद रखना है, मांडवी की पहाड़ी गुजरात में है, महाराष्ट्र में नहीं है। गडजात पहाड़ी उड़ीसा में है, बिल्कुल सही है। नल्लामलाई की पहाड़ी आंध्र प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। सेवराई की पहाड़ी तमिलनाडु में है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ऐसे ही संडे सैटरडे को मेरे साथ में जुड़े रहा करो। कल आपकी फिर स्पेशल क्लास होगी 10 बजे। कल आपका टेस्ट होगा, स्पेशल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पॉलिटिकल के होंगे। पॉलिटिकल, कल आपका टेस्ट पॉलिटिकल साइंस में, कल पॉलिटिकल साइंस का टेस्ट होगा। और यहाँ पे मिक्स इम्पोर्टेंट कल 10 AM पॉलिटिकल साइंस। देखता हूँ कितने % बच्चे आंसर सही करेंगे कल पॉलिटिकल साइंस। तो बाय मेरे बच्चों, ये थे आज आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे ही संडे सैटरडे आप लोगों के लिए स्पेशल क्लास लाता रहूँगा। आप मेरे साथ में जुड़कर पढ़ते रहना। और RS के विद्यार्थी 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। रेफरल कोड राजेंद्र 10 लगाएं। मॉर्निंग में सुबह 8 AM राजस्थान की करंट अफेयर्स अनअकैडमी पे फ्री स्पेशल क्लास में होगी, तो वो क्लास भी आप मेरे साथ में देख सकते हैं। ठीक है।